नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग। ओके गुड ऋतिक, बट आपकी कैपेसिटी से कम है। कैसा रहा कल का पेपर? 137 गुड, 135, 142। देवांश थोड़े कम है बेटा, वैदेही कम है। 134 इज गुड, 124 ओके, 130 ओके, 130। हाँ कुछ शायद गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में करेक्शन होगा, तो करेक्शन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे आई थिंक। ठीक है, बट ठीक है, खूब मन लगा के मेहनत करना है। मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। अजीत, कहाँ गड़बड़ हुई एनालाइज करो बेटा। 136 मार्क्स कम हो गए हैं। हाँ एक आध टेस्ट में ऊपर नीचे होता है तो कोई ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। 142 गुड गुड गुड, 150 बहुत अच्छे। हाउ मेनी आर अबाउट 140 प्लस? 140 प्लस वाले जल्दी से रिस्पॉन्स दें। मीडियम, 150 गुड, यस 150 गुड गुड गुड, 142 हाईएस्ट मेरे फिजिक्स में ही है। गुड गुड गुड, आएगा इंप्रूवमेंट आएगा बेटा। पेपर लेवल मीडियम। भव्य 118 ठीक है। मैं एक बार और पेपर देख लूंगा करेक्शन के साथ। 150 गुड, 136 11 का कुछ नहीं आया, ये तो गजब ही हो गया। 125 हाँ बच्चे बता रहे थे पिछली वाली बैच में कि सेंटर ऑफ मास से कुछ भी नहीं था। हाँ बढ़ेंगे बेटा। 148 गुड गुड गुड। चलिए देखते हैं इसे, आगे बढ़ाते हैं। आज खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाए। चलिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप समझ लेते हैं, बिल्कुल आ सकता है ये। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो प्रॉब्लम है, यदि उसको अपन अर्थली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं तो समस्या ये है कि वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, नथिंग एल्स, और कोई इशू नहीं है। मान लीजिए एक बॉर्डर पे कोई सैनिक दूसरी तरफ वाले सैनिक को ऑब्जर्व कर रहा है, टेलीस्कोप यूज करेगा, माइक्रोस्कोप यूज करेगा क्या? टेलीस्कोप यूज करेगा। टेलीस्कोप यूज करता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करता है, तो उसकी उल्टी इमेज दिखेगी, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। तो अर्थली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। तो उसमें जो इमेज आती है वो इन्वर्टेड आती है, उसको इरेक्ट करने के लिए फाइन छोटा सा मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन समझो। तो यहां पर डायग्राम समझो, बहुत ध्यान से सुनना। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें ऐसा होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहां बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इसके फोकल प्लेन में बन जाती है, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और ऐसे सेट करते हैं, चीजों को ऐसे सेट करते हैं कि ये इमेज जो है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए, ताकि फाइनल इमेज ऐसी बने। ये सेटिंग है, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हाँ बेटा, लेकिन टॉक को मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, ठीक है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दिवाली की छुट्टी आप बहुत अच्छे से यूज करें तो ये ऑप्टिक्स खत्म कर देता हूं, आज खत्म कर देंगे, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। दूसरा कि जब आप आएंगे तो देखेंगे 50% से ज्यादा बच्चे जो है दिवाली की छुट्टी बर्बाद करके आएंगे, जो कि बहुत हार्मफुल है, बहुत डेट्रीमेंटल है। तो उस समय यू विल डेफिनेटली नीड मोटिवेशन, और मे बी जो एसीटी है, हो सकता है एसीटी के बाद मैं आपको मोटिवेट करूं।
ठीक है। हाँ, छोटा सा एक टॉक तो रहेगा, छोटा सा टॉक, कि आप दिवाली की छुट्टी को अच्छे से यूज कर पाए। फिर आपको एनर्जी से भर देंगे एसीटी के बाद। ठीक है, अब ये जरूरी है बेटा, 3 दिन के लिए तो मैं एनर्जी डाल दूंगा आपके अंदर, डोंट वरी। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में ये अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इस ऑब्जर्वर को जो दूर रख के ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, वो इरेक्ट हो जाए। समझो बेटा, इसके लिए क्या होती है, ये जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। अच्छा, अब वो ऐसा करेंगे, यही चीज, पहली जो इमेज है वो फोकल प्लेन में बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहां पर एक इन्वर्टिंग लेंस लगा देंगे, इन्वर्टिंग लेंस जो सिर्फ इस इमेज को इरेक्ट करेगा, इन्वर्टिंग लेंस। और ऐसे सेट करते हैं उसको कि ये उसके 2f पर आए, ये उसके 2f पर आए, ये 2f पर आए, 2f इन्वर्टिंग। तो ये इमेज इस इन्वर्टिंग लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 2f पर ऑब्जेक्ट है, ये 2f पर ऑब्जेक्ट है तो उधर 2f पर इमेज बन जाएगी, ये काम हो जाएगा, उतनी बड़ी इमेज बन जाएगी। ये इमेज एग्जैक्टली इतनी बड़ी इमेज यहां बन गई, बस इसने ये काम किया। तो 2f पे है तो उधर 2f पे इमेज बन जाएगी। ठीक है भाई, ये 2f पर इमेज बन गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और सेटिंग ऐसी जमाते हैं कि ये जो इमेज है इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। ये जो इमेज बन रही है, जो इरेक्टिंग लेंस से इमेज बन रही है, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो ये फाइनल इमेज ऐसी बन जाएगी। जो नीचे बन रही थी उल्टी, वो अब इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इज दिस ओके? ये सिर्फ ये काम कर रहा है कि ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव से बनी उसकी इन्वर्टेड इमेज बना रहा, उतनी बड़ी, नथिंग एल्स। बताओ, रे डायग्राम समझ में आया? अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। फिर से इतनी बड़ी इमेज इधर, इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, तो उसकी वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी, इसके कंपैरिजन में मैग्नीफाइड। ठीक है, अच्छा अब समझो बेटा, इसमें सिर्फ ट्यूब लेंथ चेंज हुई, नथिंग एल्स। ट्यूब लेंथ में ये इंक्रीमेंट आ गया, दिस इज बेसिकली एफ नॉट, दिस इज यूई, तो लिख देते हैं ये एफ नॉट और ये यूई। पहले ट्यूब लेंथ हुआ करती थी एस्ट्रोनॉमिकल में एफ नॉट प्लस यूई, इसमें +4f इन्वर्टिंग आ गया, +4f आ गया। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, बस वही इमेज यहां पर भी है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो मैग्नीफाइंग पावर अब प्लस साइन के साथ आएगा, एफ नॉट बाई यूई। और वो नॉर्मल विजन में यूई कितना होगा, यदि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर, और फाइनल इमेज डी पर बन रही है, इससे फाइनल इमेज डी पर बन रही है, तो ये यूई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। एवरीथिंग एल्स इज एज इट इज। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, इसमें जल्दी से ले लें। अमोघ कहाँ है भैया, अमोघ? आज गायब है भैया। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर आपको 12 दिया है, ठीक है। और इन्वर्टिंग लेंस जो यूज कर रहे हैं बीच में, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर्स और लेंथ ऑफ ट्यूब है 60 सेंटीमीटर्स। आपको एफ नॉट और एफ ई बताना है। सुनिएगा बेटा ध्यान से, यदि कुछ भी मेंशन नहीं है इसका मतलब नॉर्मल विजन वाली सेटिंग है। नॉर्मल विजन वाले केस में नॉर्मल विजन वाले केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एफ नॉट बाई एफ ई, दैट इज गिवन एज 12, और एफ नॉट बाई यूई, यूई की जगह एफ ई आ जाएगा, एफ नॉट बाई यूई, यूई की जगह एफ ई, और ट्यूब लेंथ एफ नॉट प्लस यूई की जगह एफ ई प्लस 4 टाइम्स
फोकल लेंथ ऑफ इन्वर्टिंग लेंस, 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ इन्वर्टिंग लेंस। तो अब वैल्यूज रख देते हैं, एफ नॉट की जगह 12 एफ ई, एफ नॉट की जगह 12 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 52, 60 माइनस 8, 13 एफ ई इज इक्वल टू 52। तो एफ ई की जगह 4 आ गया, और एफ नॉट की जगह 12 एफ ई, 12 इंटू एफ ई। ये लेवल है क्वेश्चंस का। लेना है स्क्रीनशॉट इसका बेटा। हाँ यूई वही 2 केसेस है ना, 2 स्टैंडर्ड केसेस, एक जनरल केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैलीलियन टेलीस्कोप जो है वो सिर्फ एम्स में आता था, बट रिस्क नहीं लेते, मैं आपको उसका केस बिना डिराइव किए बता देता हूं केस क्या है। सुनिएगा ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। बस एक बार पन्ने पलटते समय ये देख लेना, रिस्क कवर करने के लिए बता रहा हूं मैं। इसमें ऐसा होता है कि जो आईपीस है वो डाइवर्जिंग होता है, आईपीस जो है डाइवर्जिंग होता है। तो बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज कन्वर्जिंग लेंस बनाएगा वो अपने फोकल प्लेन में। तो जो पहली इमेज बन रही है, समझें, पहली इमेज बन रही है इसके फोकल प्लेन में, बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट की, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसने इमेज बना दी इसके फोकल प्लेन में, ठीक है। तो ये एफ नॉट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और फिर ये जो इमेज बन रही है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करती है, ये जो इमेज है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करती है। और फिर फाइनल इमेज ऐसी बनती है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट और इमेज दे लाई ऑन सेम लाइन, ऐसी इधर इमेज बन जाती है, ये फाइनल इमेज, ठीक है। तो रे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये केस इतना रेलेवेंट नहीं, इसलिए मैं इसको पूरा डिराइव करके नहीं दे रहा हूं। ये पहली इमेज बनी, ठीक है, और ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये फाइनल इमेज, ठीक है। तो यहां इसको भी हटा देता हूं, ये इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज फाइनल इमेज। बस इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर है, फाइनल इमेज जो है वो इरेक्ट है, डिमिनिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब चांद वगैरह की इमेज बना रहे हैं तो चांद से बड़ी थोड़ी बनेगी। फाइनल इमेज इज इरेक्ट, डिमिनिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। फर्स्ट इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब यहां पे जो आपको याद रखना है फॉर्मूले मैं लिख देता हूं। मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल विजन के लिए, मैग्नीफाइंग पावर इज इफ नॉट बाय मॉड ऑफ एफ ई। वैसे तो ये जनरल केस नहीं कवर करते, जबरन में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब इज एफ नॉट माइनस मॉड ऑफ एफ ई। ये 2 चीजें आप याद रखें, बहुत इजीली याद रह जाएंगी, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इन दोनों से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कन्वर्जिंग की इमेज स्मॉलर बनेगी ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट से, वो डाइवर्जिंग लेंस से बेटा अजीत। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत इजी। फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप जीटी यानी गैलीलियन टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर इज +12, प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। इट इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल के लिए नेगेटिव होता है, टेरेस्ट्रियल के लिए पॉजिटिव होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 44, फाइंड एफ नॉट एंड एफ ई। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, कुछ भी गिवन नहीं है तो नॉर्मल विजन वाला केस, एफ नॉट बाय मॉड ऑफ एफ ई इज हाउ मच 12, और लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट माइनस मॉड ऑफ एफ ई, दिस इज 44। अब एफ नॉट की जगह
12 टाइम्स मॉड एफ ई रख दीजिए बेटा, यहां से माइनस मॉड एफ ई इज 44, 11 एफ ई मॉड इज 44, तो मॉड ऑफ एफ ई इज 4, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये 48, तो एफ ई जो है वो -4 लिखिएगा बेटा, -4, ठीक है। वही ये क्वेश्चन हो गया, इतना सा बताना था आपको बस। अब मान लो कभी क्वेश्चन आता है तो हमने रिस्क कवर कर ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी थ्योरी यहां दे रहा हूं, थोड़ी सी थ्योरी आपको मैं या तो ग्रुप पे भेज दूंगा या मंडे को लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ देता हूं मैं। When astronomical telescope is inverted, it does not behave as compound microscope और टेलीस्कोप। वो कुछ काम का ही नहीं रह जाता है, ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है, ना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा, गड़बड़ी हो जाती है। दोनों ही पर्पस वो सर्व नहीं करता है। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा करके यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह आईपीस और आईपीस की जगह ऑब्जेक्टिव, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और आईपीस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वर्ट करके यूज करते हैं तो वो टेलीस्कोप जैसा भी यूज कर सकते हैं, बट बहुत खराब क्वालिटी का चीज दिखेगी, बट ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेगा, बट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्वालिटी बहुत पुअर रहेगी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी बट थोड़ी सी इंफीरियर, ऑफ पुअर क्वालिटी एंड ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी। पुअर क्वालिटी मतलब अभी भी वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा यूज कर सकते हैं, बट क्वालिटी डेफिनेटली डिटीरियरेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसा काम करेगा लेकिन उसकी क्वालिटी सही में बहुत खराब रहेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा भी बिहेव करेगा लेकिन उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरी है, आपको याद रखना है। When length is increased, magnifying power for both AT and CM decreases. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिए, पिछला लिया तो वो हटा दीजिएगा। कर सकते हैं ना बेटा, लेकिन क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है और उसका कोई फायदा नहीं है। हिमांग, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन ध्यान से सुनेंगे, और जब मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट लेना है तब आप लीजिएगा बेटा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पहले समझते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। थोड़ा फील्ड डेवलप करें। अमोक भैया आ गए, क्या स्कोर रहा? यस, नाउ स्टार्ट्स मेडिकली यूजफुल टॉपिक। 135 फिर गड़बड़ कर दी। चलिए देखें पावर ऑफ अकोमोडेशन, कैमरा और आई को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 5 करेक्शन वाले परयुल जैन आज लेट आए बच्चे यार, कुछ 160 तक चला जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया हिमांग। अब ध्यान से सुनो बेटा, इसको आज फिनिश कर लेते ताकि आप पूरा मॉड्यूल लगा पाओ। कैमरा और आई दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है, तो क्या बढ़िया फील्ड डेवलप होगा यहाँ। जैसे कैमरा में जो लेंस यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ फिक्स रहती है, और पीछे रेटिना यानी फोटोग्राफिक फिल्म, जैसे ये फोटोग्राफिक फिल्म। और ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। बिल्कुल सिंपलिस्टिक डायग्राम, फोटोग्राफिक फिल्म है, ये कैमरा लेंस है, और जैसे ये फोकस है इस लेंस का, और इधर ले आता है, ये फोकस है, और एक ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है। तो इसकी इमेज देखो मैं बनाता हूं, इसकी इमेज बन रही है एग्जैक्टली फोटोग्राफिक फिल्म में, तो उसका फोटो ले लिया जाएगा, इसकी इमेज कैप्चर हो गई, ठीक है।
देखो ध्यान से, यहां इस ऑब्जेक्ट की इमेज फोटोग्राफिक फिल्म पे बन रही है, तो इसकी इमेज कैप्चर हो रही है। अब कोई दूसरे ऑब्जेक्ट की फोटो लेना है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर है जो फोकस के पास आ गया, तो फोकस के पास आएगा तो ये उसकी इमेज दूर चली जाएगी, तो दूसरे कलर से शो करता हूं मैं। तो ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, इसकी रेज अब यहां कन्वर्ज होगी। तो ये अब इसकी इमेज कैप्चर करने के लिए आपको फोटोग्राफिक फिल्म को मूव करना पड़ेगा। तो यहां हमें मालूम है यदि फोकल लेंथ फिक्स्ड है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अलग अलग इमेज डिस्टेंस मिलेगा। तो यू चेंज करेंगे तो वी चेंज होगा, पक्की बात। और हमको ये भी मालूम है कि फोकस के क्लोज जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज दूर जाएगी, सबको मालूम है। तो अब यहां पर इस दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करने के लिए अपन ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है इसको मूव करते हैं। तो यहां पर सभी ऑब्जेक्ट्स की इमेज कैप्चर करने के लिए जो एडजस्टमेंट अपन करते हैं वो है फिल्म को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब अपन लेंस और फिल्म के बीच में डिस्टेंस चेंज करते हैं, यहां पे ये एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, अपन कैमरा को ही, ये लेंस को ही शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वापस से उसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको शिफ्ट किया। तो अपन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज करते हैं, अपन लेंस को आगे पीछे करते हैं, बेसिकली दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, अब आंखों में कैसे काम होता है, बहुत ध्यान से सुनना। आईज के लिए ये जो लेंस है, जो लेंस है और जो फोटोग्राफिक फिल्म यानी रेटिना है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। किधर भी हो ऑब्जेक्ट, पास में हो दूर हो, भाई सबकी इमेज इसी पे बनना चाहिए। यहां पर अपन आई लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म यानी रेटिना के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आई लेंस निकाल के बाहर कर दिया या दबा के अंदर कर दिया, जैसे यहां पे कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो जहां इमेज बन रही है अपन इसको, फिल्म को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर ऐसा होता है कि ये जो इमेज डिस्टेंस है फिक्स्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उसकी इमेज यहां बनना चाहिए। और फील्ड डेवलप करो, जैसे ऑब्जेक्ट यहां है तो इससे निकलने वाली रेज जो है स्लाइटली डाइवर्जिंग है और इन रेज को यहां कन्वर्ज करना है। और जो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेज हाईली डाइवर्जिंग है, इनको भी यहीं कन्वर्ज करना है। फाइनल रेज सबके लिए एक जैसी चलेंगे। तो भाई हर एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज को सेम ही डिस्टेंस पे कन्वर्ज करना है, क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते। तो नेचर ने देखो क्या शानदार स्ट्रक्चर बनाया है, क्या मशीन बनाई है। यहां पर सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सभी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो डाइवर्जिंग रेज है उनको यहीं पे कन्वर्ज होना है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाने के लिए कन्वर्जिंग पावर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो यहां देखो, यहां बहुत ज्यादा बड़ा एंगल है इन दोनों के बीच में, यहां एंगल छोटा है, ये कम डाइवर्जिंग है रेज, तो यहां ज्यादा है। तो इनको कन्वर्ज करने के लिए हायर पावर जरूरी है, मोर पावर इज रिक्वायर्ड। और इन रेस को कन्वर्ज करने के लिए लेस पावर इज रिक्वायर्ड। तो आंखें अपना पावर एडजस्ट कर लेती हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो पावर बढ़ा लेती हैं, और इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो पावर कम कर लेती हैं। सबके लिए इमेज फिक्स्ड डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इज फिक्स, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, दिस आई एम कॉलिंग डी नॉट। तो यहां पर क्या, यहां पर इमेज डिस्टेंस वेरी होता है, यहां पे इमेज डिस्टेंस वेरी होता है, और सबकी इमेज फिर अपन फोटोग्राफिक फिल्म पे कैप्चर करते हैं, फिल्म को शिफ्ट करते हैं। यहां पे फिल्म को शिफ्ट नहीं कर सकते, तो सबकी इमेज एक ही पॉइंट पे बनाने के लिए इसका पावर फ्लक्चुएट करता है। तो आंखों की ये जो कैपेसिटी है जिसके कारण वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अपने पावर को बढ़ा लेती है घटा लेती है, इसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इज दिस क्लियर? नैवेद्य समझ में आया? वो तो इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने स्क्रीन को मूव किया। ठीक है, तो ये जो पावर है दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन, कैपेसिटी ऑफ आईज टू एडजस्ट फोकल लेंथ। आंखें पावर एडजस्ट कर रही हैं, इसका मतलब पावर एडजस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या एडजस्ट कर रही है? फोकल लेंथ, है ना। पावर और फोकल लेंथ का ये रिलेशन है, F इज इक्वल टू 1/p। तो पावर चेंज हो रहा है मतलब अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर रही है। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली रेस तो वो तो डाइवर्ज हो ही नहीं रही है,
वो तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो इनको कन्वर्ज करने के लिए मिनिमम पावर इज रिक्वायर्ड। इनको कन्वर्ज करने के लिए मिनिमम पावर रिक्वायर्ड रहता है, तो इस समय आंखों की फोकल लेंथ मैक्सिमम रहती है। ठीक है, और यहां पर जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट है, उससे क्लोज ऑब्जेक्ट को तो आंखें क्लियरली देख ही नहीं सकती। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा, देखो उसकी रेज हाईली डाइवर्जिंग है बाकी सारी रेज के कंपैरिजन में, तो इनको कन्वर्ज करने के लिए मैक्सिमम पावर रिक्वायर्ड रहता है, तो फोकल लेंथ मिनिमम। तो जब भी आपको आंखों का मैक्सिमम मिनिमम पावर कैलकुलेट करना, तो एक बार फिर फील्ड डेवलप करो। ऑलरेडी पैरेलल है, इनको कन्वर्ज करने के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट। और जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट है, इससे क्लोज ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख ही नहीं सकते, तो इसके लिए मैक्सिमम पावर यानी इस समय आंखों की फोकल लेंथ मिनिमम होती है। इज दिस क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। अरे उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है हेमांग, ये तो अपन बहुत पुराना सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें एकदम नया ही सिस्टम है, उसका बैकग्राउंड तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। अब देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज डिस्टेंस सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए फिक्स रहता है, विच इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन से फील्ड डेवलप करते हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना अपने को। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा क्वेश्चन का। मिनिमम पावर ऑफ नॉर्मल पर्सन आई इज 60 डायप्टर, फाइंड मैक्सिमम पावर वगैरह वगैरह। देखो ध्यान से, एक बार फिर से मैं चाहता हूं ये फील अच्छे से दिमाग में डेवलप हो जाए, फिट हो जाए, कि जब भी मिनिमम पावर दे रखा है, तो मिनिमम पावर लगता है पैरेलल रेज को कन्वर्ज करने के लिए। तो पैरेलल रेज जो चली आ रही हैं, इनको कन्वर्ज करने के लिए मिनिमम पावर लगेगा, और इस समय फोकल लेंथ मिनिमम। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बता रहा हूं, ये जो मिनिमम पावर वाला केस है, जहां पे ये रेज पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज कहां कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे। पैरेलल रेज फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो जब रिलैक्स्ड आईज हैं, जहां मिनिमम पावर की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो रेज हैं ये फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये जो आंखों, ये आई लेंस और रेटिना के बीच में जो डिस्टेंस है, आई लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस जो है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम फोकल लेंथ। और यही डिस्टेंस हमेशा रहेगा, इमेज हमेशा इसी डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज हमेशा इसी डिस्टेंस पे बनेगी। ये पॉइंट अच्छे से समझ के स्टोर करेंगे अपन सब। तो यहां पे आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो भाई, इस हर बार नहीं, शुरुआत में एक दो बार फील्ड डेवलप करने के लिए। ये वाला केस है, इस केस के लिए अपने को फोकल लेंथ दे दी इनडायरेक्टली। मैक्सिमम पावर यानी मिनिमम फोकल लेंथ। तो मिनिमम फोकल लेंथ जो है, यदि मीटर में चाहिए तो 1/p, ये मीटर में, और सेंटीमीटर में चाहिए तो 100/60। तो अरे यार, मैक्सिमम फोकल लेंथ, मिनिमम पावर यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ, सॉरी, हाँ, मैक्सिमम फोकल लेंथ इज 5/3 सेंटीमीटर्स। तो ये जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है कब काम में आएगी, मिनिमम पावर कब काम में आएगा पैरेलल रेज के लिए? और ये रेज फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, और ये फोकल लेंथ जो मैक्सिमम है ये 5/3, तो अपने को ये डिस्टेंस मिल गया, ये कहीं से भी मिले हर बार ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। अच्छा, ये आपने निकाल लिया, अब आपको वो मैक्सिमम पावर पूछते हैं, तो एक बार और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। शुरुआत में काम चोरी नहीं करते अपन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। भाई मैक्सिमम पावर लगेगा जब ये रेस 25 से डाइवर्ज होती हुई निकल रही है, हाईली डाइवर्जिंग बीम। इसके लिए भी इमेज तो 5/3 पे ही बनेगी, ये तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इमेज तो यही बनना है। तो इस केस के लिए पावर कैलकुलेट करना है, तो सुनिए बेटा, ये 25 और ये है 5/3। तो इस केस के लिए फोकल लेंथ निकालना है, तो u की जगह -25, v की जगह +5/3, और फिर फोकल लेंथ 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v यानी 5/3, 5/3।
है ना, मैक्सिमम पावर यानी मिनिमम फोकल लेंथ, मैक्सिमम पावर यानी मिनिमम फोकल लेंथ के लिए u इज -25 इज 1/f, तो ये आ रहा है 15/25, 16/25, तो f की वैल्यू आ गई 25/16 सेंटीमीटर्स। आराम से देखो, वो तो आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लोगे। इज दिस ओके बेटा? जल्दी बताओ कितनी दूरी को इनफाइनाइट बोलेंगे? इसका देखो, इनफाइनाइट होता है रिलेटिव टर्म। तो जो 25 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इन्फिनिटी यानी जो नॉर्मल आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो, ठीक है, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स, इसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, या 25 सेंटीमीटर्स के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है, एक्चुअल में ये 25 सेंटीमीटर से कंपेयर करते हैं, तो 100 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट जैसा ही हो गया। 200 मीटर्स का डिस्टेंस वो भी इनफाइनाइट जैसा हो गया, क्योंकि 25 सेंटीमीटर्स के मिनिमम डिस्टेंस से कंपेयर करो ना इस डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा, यदि आपको पावर निकालना, तो बेटा मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर्स में है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100/f इज पावर इन डायप्टर। पावर इज 1/फोकल लेंथ इन मीटर। ये फोकल लेंथ मीटर में तो ये चलेगा, और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फिर इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पावर निकालना है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसको 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे, तो 100/f इन सेंटीमीटर्स या 1/f इन मीटर्स, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखो यहां पे, यहीं के यहीं आप 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टी 1/f जो है ये पावर होता है, लेकिन ये सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर्स में है ना, तो बेहतर है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा, या फिर ऐसा करो, पावर निकालने के लिए मैक्सिमम पावर, मिनिमम फोकल लेंथ है, मैक्सिमम पावर इज 100/f इन सेंटीमीटर्स, 25/60, 64 डायप्टर। इज दिस क्लियर? मैक्सिमम पावर, बच्चा पार्टी जल्दी बताओ। डी हमेशा कांस्टेंट होगा, यस तन्वी बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर लास्ट स्टेप, ये फोकल लेंथ निकाली ना बेटा, फोकल लेंथ से पावर ऐसे निकालेंगे, 1/f, और f सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है गणेश? नहीं, सेकंड पार्ट में रिपीट कर रहा हूं ना, ये अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए। एक बार फिर, जैसे ही आपने पढ़ा, आपको मिनिमम पावर दिया, प्लॉट कर लो मिनिमम पावर यानी इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो ये d0 और f, मैक्सिमम f, ये दोनों बराबर, या यहाँ कैलकुलेशन एज इट इज। अब आपको पूछते हैं 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट के लिए पावर बताओ। तो बेटा प्लीज कॉन्सेप्ट ध्यान से सुने भाई। हर ऑब्जेक्ट के लिए इमेज डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट के लिए अलग पावर रिक्वायर्ड है, सबके लिए अलग पावर, अलग फोकल लेंथ। तो u की जगह -100 आ गया, v की जगह फिक्स +5/3, तो f निकाल लेते हैं। 1/v, 5/3 -1/u -100 इज 1/f, और यही 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100/f इज पावर इन डायप्टर, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ गया 60 + 1 यानी 61 डायप्टर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? 57 क्यों कर दिया भाई? आगे बढ़े, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो। 64 आया था, हाँ पहले, इसके मैक्सिमम पावर 64 ही आएगा बेटा, मैक्सिमम पावर 64 आएगा। अब इसके लिए 61 आएगा। कौन है ये दुष्ट? श्रेयांश, समझ में आया बेटा? चलिए, अब
ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिए, दोनों समझाता हूं। कभी भी हमको यदि वर्चुअल इमेज पास में लेके आना है तो एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई रिकॉल करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनाएगा और छोटी सी इमेज बनाएगा। ये इमेज छोटी सी इमेज, ठीक है। तो यदि हमको, ये एक बात ध्यान से सुनो, पहले भी बताया, हम एकदम आंखों से लगा के आईपीस रखते हैं, लेंस रखते हैं, तो सिर्फ वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। कैसी इमेज देख सकते हैं? वर्चुअल। याद है ये मैंने समझाया था, हमको हमेशा वर्चुअल इमेज चाहिए। तो वर्चुअल इमेज यदि अपने को पास में शिफ्ट करना है तो ये डाइवर्जिंग लेंस ये क्या करता है? इफ वी नीड virtual image close to lens, वर्चुअल इमेज चाहिए और पास में शिफ्ट करना है, तो अपन डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और यदि हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं तो वो जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो दूर शिफ्ट कर देता है। जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज ये इसे दूर शिफ्ट कर देगा, ये फाइनल इमेज। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां भेज देगा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज दूर भेज देगा। दिस इज यूज्ड टू गेट virtual image away from lens. ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यदि वर्चुअल इमेज पास में लेके आना है तो डाइवर्जिंग, आराम से फील्ड डेवलप करो और स्टोर कर लो। और वर्चुअल इमेज दूर भेजना है तो फिर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस याद रखने का एक सिंपल तरीका है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो बीमारियां हैं। मायोपिया छोटा वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है तो शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया छोटा वर्ड है तो शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग है तो लॉन्ग साइटेडनेस। तो ये जो बीमारी है इसको समझना है। देखो इसके जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं और करेक्शंस हैं वो आपको बायोलॉजी के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और फिर भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जानता ही नहीं हूं ज्यादा। भाई बायोलॉजी वाला पार्ट, वो बायोलॉजी वाले टीचर्स मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं और मैंने कोशिश भी नहीं करी जानने की, क्योंकि वो आप बायोलॉजी में पढ़ाते ही हैं। फिजिक्स वाला पार्ट जो है ऑप्टिक्स से रिलेटेड पार्ट में बहुत अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, आप नींद से भी उठेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यदि पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए तो जो बायोलॉजिकल पार्ट है वो आप उधर से ही लीजिएगा। यदि मैं कोई बात कहता हूं जो आपको ऊपर नीचे लगती है तो आप बायोलॉजी के टीचर्स की बात को प्रेफरेंस देंगे बायोलॉजी वाले पार्ट में। ठीक है, तो देखें शॉर्ट साइटेडनेस जो है फिजिक्स के हिसाब से, प्रेसबायोपिया में भी होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिजिक्स में जो आंसर देना हो ये वाला है। मायोपिया उन्होंने डिफाइन किया शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें ऐसा होता है कि उसका जो पास वाला विजन है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाला विजन है वो क्लियर है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रेंज ऑफ विजन इज 25 टू इंफिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक रेंज ऑफ विजन है। अब इस व्यक्ति के लिए जो नियर पॉइंट है वो तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट साइटेड है। जो फार पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है। देखें क्या प्रॉब्लम है भाई। इसके लिए आपको ना फार पॉइंट बता देंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। भाई इतने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये देख सकता है। सपोज ये 100 है तो इसका मतलब ये है कि इसका 25 सेंटीमीटर वाला विजन तो एकदम बढ़िया है, ठीक है एकदम, ये 100 तक देख सकता है। फार पॉइंट 100 है तो यहां तक देख सकता है, इसके आगे नहीं देख सकता। तो ये बीमारी का इंटरप्रिटेशन है, पहले इसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसको अपन कहते हैं डीएफ। फार पॉइंट को सिंबल असाइन किया डीएफ।
हम यदि इसका फार विजन करेक्ट करना चाहते हैं तो इसको इन्फिनिटी तक दिखना चाहिए। तो इन्फिनिटी तक इसको कब दिखेगा, सुनो ध्यान से, ये हटा रहा हूं मैं, ये भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं। इसको दिखता है 100 सेंटीमीटर तक, हमको दिखवाना है इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट ताकि इसका विजन नॉर्मलाइज हो जाए। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज यहां शिफ्ट करा देते हैं, तो 100 पे तो देख जाएगी उसको इमेज। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पास में ले आते हैं, इमेज पास में ले आते हैं, या इमेज छोटी कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, मतलब डाइवर्जिंग लेंस। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे यहाँ, कॉनकेव लेंस। आर यू डेवलपिंग द फील, हैव यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, एक बार फिर हमको दे रखा है कि वो पास वाला पॉइंट तो क्लियरली देख सकता है लेकिन 100 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख सकता, मतलब उसका इन्फिनिटी वाला विजन डिस्टर्ब्ड है। वो ठीक करना है तो इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इसके फार पॉइंट पे बना देंगे, वहां तो ये देख सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनाना है तो हर बार ऐसे ही करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में v इमेज कोऑर्डिनेट, रेज इधर चल रही है, रेज ये डाइवर्जिंग लेंस जो यूज कर रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस जो यूज कर रहे हैं, इसमें v की जगह -df -100, आराम से देखो रेज इधर जा रही है, रेज इधर जा रही है, और u है -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, तो f की वैल्यू आ गई -df, या इस केस के लिए -100 सेंटीमीटर। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस यस हिमांशी, बिल्कुल सही है बेटा। दो रीजन से, इरेक्ट भी चाहिए और वर्चुअल ही दिख सकती है, रियल दिखेगी नहीं इस केस में। पक्का बेटा, ये क्लियर? तन्वी कॉनकेव इसलिए कि कॉनकेव क्या करता है, वर्चुअल इमेज पास में लेके आता है, तो हमको यहां इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पास में लाना है ना, पास की चीजें देख सकता है। तनु बहन, तन्वी क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक बार ये वाली बीमारी भी समझ लेते हैं, इससे फील और अच्छा डेवलप हो जाएगा। और फिर बीमारी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा, एक और पॉइंट से समझना इसको। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है, तो लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस है ना, इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि दूर की चीजें तो बहुत बढ़िया देख सकता है, बट इसका नियर विजन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मतलब जैसे ये दे दिया आपको 200 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस जो ये क्लियरली देख सकता है, नियर पॉइंट यानी सबसे छोटा डिस्टेंस ये जो क्लियरली देख सकता है। तो भाई ये इन्फिनिटी वाला तो एकदम ठीक है, नाम ही बीमारी का है कि फार साइटेड पर्सन है, लेकिन ये 200 तक देख सकता है, यहां देख सकता है। 25 सेंटीमीटर वाला ये इसको नहीं दिखेगा, उसके क्लोज नहीं दिखेगा। तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि वो देख सकता है वो है 200, और हमको उसका ये नियर विजन करेक्ट करना है ताकि किताब वगैरह पढ़ पाए। तो भाई ये ऑब्जेक्ट को दिखवाना है तो इसकी इमेज यहां शिफ्ट कर दो, है ना, ये नियर पॉइंट, इसको अपने सिंबल असाइन किया डीएन, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां शिफ्ट हो जाएगी तो 200 पे तो इमेज देख लेगा। बेटा बार बार दीपांश लिखोगे ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मैंने देख लिया है, अभी मैं ये बता के फिर लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा। डोंट डू दिस, ठीक है, नॉट अलाउड। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है हम चाहते हैं ये दिख जाए, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे पॉइंट पे शिफ्ट कर दो जो कि वो देख सकता है। ठीक है, तो यहां पर 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f में ये ऑब्जेक्ट है जो दिखवाना है -25, इसकी इमेज शिफ्ट करना है -200 पे, यानी -dn पे, ये आंसर आ गया। इमेज यदि दूर शिफ्ट करना है तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे, शाबाश। इमेज दूर शिफ्ट करना है तो कॉन्वेक्स। गौरी बेटा आप मुझसे पूछो श्रोडिंजर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। गौरी, मैं प्रोग्रेसिव यूज कर रहा हूं, बायफोकल है, ठीक है। गौरी बहन किधर गई, बायफोकल वाले लेंस अभी आएगा, आगे आएगा, दुष्ट गौरी।
इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार और रिपीट करूंगा पूरा प्रोसेस, ताकि आप है ना ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन पीसफुली सॉल्व कर पाओ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले और इंट्रोड्यूस कर दूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर इस बीमारी को देखने का एक नजरिया और, यदि यार स्लाइड मैंने यूज करी है क्या, स्लाइड यूज करते हैं। देखो, याद रखना, आईज अपने पावर को कैसे एडजस्ट करती हैं। दूर की चीज को देखने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट कम है, तो पावर कम होना चाहिए। दूर की चीज को देखने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट कम करना है उसको, और पास की चीज को देखने के लिए पावर बढ़ाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। पहले इसको यस और नो बोल दो, जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा। यदि वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, मतलब पावर कम नहीं हो पा रहा है, या पावर कम करना है ना, कॉमन सेंस, यहाँ पे पावर कम करना है। तो यदि दूर की चीज नहीं देख पा रहा है तो पावर कम नहीं हो रहा है, तो पावर, कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए बताओ कौन सा लेंस यूज करोगे। एक और कन्वर्जिंग लगाओगे कि डाइवर्जिंग लगाओगे, दिमाग लगाओ। एक फील ये भी आना चाहिए बेटा। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज वापस रिपीट करूंगा, पहले ये समझो। कॉनकेव यूज करेंगे, सबको समझ में आया। इधर यदि पास की चीज नहीं दिख रही है, तो यहां तो ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब पावर बढ़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हाई पावर की जरूरत है, और ये चीज नहीं दिख रही, मतलब पावर बढ़ नहीं पा रहा। यहां पर पावर बढ़ाना है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, एक बार दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज फिर से रिपीट करता हूं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज, मान लो उसका नियर विजन ठीक है, 25 वाला विजन एकदम सही है, लेकिन वो 100 के आगे नहीं देख सकता, इधर वाला विजन गड़बड़ है। तो हमको ये वाला विजन करेक्ट करना, मतलब इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज पास में लेके आना है। वर्चुअल इमेज पास में कौन लाता है, जल्दी बताओ। वर्चुअल इमेज पास में लाने के लिए कौन सा लेंस, कॉनकेव, शाबाश। और दूसरा, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर कम करना पड़ता है। पावर कम करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो। अब मान लो वो कहते हैं भाई ये विजन तो एकदम ठीक है, वो 100 के आगे देख सकता है, 25 वाला नहीं दिख रहा, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को दूर भेजना है। ये फार साइटेड पर्सन है, उसका नियर विजन गड़बड़ है। फार साइटेड यानी हाइपर मेट्रोपिक पर्सन है, इसको दूर भेजना है, तो वर्चुअल इमेज दूर भेजने के लिए कॉन्वेक्स। और दूसरा पॉइंट, यहां हाई पावर की जरूरत है, और पावर बढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से आना चाहिए। क्लियर बेटा, तो ये मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। इसको यदि ठीक नहीं देख पा रहा, तो पावर कम करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाओ, क्योंकि पावर कम चाहिए यहाँ। ये यदि ठीक से नहीं दिख रहा है, तो पावर बढ़ाने की जरूरत है, तो यू नीड। बहुत ही शानदार तरीका चीजों को एनालाइज करने का। ठीक है, चलिए अभी प्रोसेस पूरा रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए हमको हर केस में बीमारी का नाम भी बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हाँ हाँ, श्रेयांश होता है बेटा बायफोकल में, अभी आएंगे उस पर, बायफोकल प्रेस बायोपिया के लिए। देखो यहां पर अपन ऐसे एनालाइज करेंगे, अभी तो एकदम फ्रेश टॉपिक है, एग्जाम में तो पुराना हो जाएगा, तो कैसे करेंगे। एक फास्ट डायग्राम भाई, इसके लिए क्या कहते हैं, ये 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख सकता, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। तो मतलब ये सही है, तो ये शॉर्ट साइटेड पर्सन है, 200 के आगे नहीं देख सकता, मतलब ये तो देख सकता है, तो मायोपिक। सबसे पहले नाम डिसाइड किया, ठीक है।
कॉमन सेंस, गोटा घाटी नहीं, कॉमन सेंस। और यदि हमको ये विजन करेक्ट करना है, ये वाला विजन, तो इस ऑब्जेक्ट को दिखवाने के लिए उसकी इमेज यहां ले आओ, ये तो देख सकता है, इसकी इमेज यहां ले आओ तो काम करेगा बिल्कुल। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इसकी इमेज चाहिए -200 पे, f की वैल्यू होगी -200 और पावर इज 100 बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। इज दिस ओके और नॉट, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है ना। अच्छा अब सेकेंड पॉइंट, इसकी रेंज, बहुत ध्यान से सुनना। रेंज यदि वो ग्लासेस पहन के रखता है, पहले तो हमने निकाल लिया, ये लिख लेते हैं 1/v ये तो अपन ने निकाल लिया। अब यदि ग्लास पहन के रखता है तो प्रॉब्लम देखो, इसने डाइवर्जिंग लेंस पहन लिया। डाइवर्जिंग लेंस हर एक पॉइंट की इमेज पास में शिफ्ट कर देता है, समझो। अब ये जो 25 सेंटीमीटर वाला विजन पहले ठीक था, क्योंकि वो 200 के आगे नहीं देख पा रहा था, 200 के पहले 25 तक तो देख पा रहा था। तो अब जो ये ऑब्जेक्ट 25 पे है, बताओ अब दिखेगा क्या? लेंस लगा के रखा है तो इसकी इमेज भी पास में शिफ्ट हो जाएगी, इसकी इमेज भी पास में शिफ्ट हो जाएगी। तो बताओ अब ये दिखेगा क्या? नहीं। अब इसकी रेंज, इसका नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, इसका फार पॉइंट तो आपने करेक्ट कर दिया, क्योंकि फार पॉइंट की इमेज 200 पे बन रही है, तो इसकी लेंस के साथ इसका फार पॉइंट तो इन्फिनिटी है, लेकिन नियर पॉइंट 25 नहीं रह गया। अब सिर्फ वो ऑब्जेक्ट देख सकता है जिसकी इमेज शिफ्ट होके पास में 25 पे आ जाती है। जिस ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्ट होके 25 पे आती है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज और पास में आ जाएगी, नहीं देख पाएगा। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी इमेज 25 पे शिफ्ट हो रही है, ये लास्ट ऑब्जेक्ट है जो देख सकता है, इसके आगे वाला ऑब्जेक्ट उसकी इमेज और आगे आ जाएगी तो उसको नहीं देख पाएगा। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये जो नया नियर पॉइंट है जज करने के लिए डिस्टेंस आप मान लो d0, या d मान लिया आपने, d 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में अपने को वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है u इज -d जिसके लिए इमेज 25 पे बन रही है। बेटा दुष्ट तन्वी, चश्मा उतार के पढ़ेंगे ना, पास के विजन के लिए थोड़ी है चश्मा, तो अपन चश्मा उतार के पढ़ लेंगे या फिर किताब को थोड़ा दूर रख लेंगे, 25 सेंटीमीटर पे रखने के बजाय थोड़ा सा दूर रख लेंगे, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आएगा, आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो 200/7 सेंटीमीटर, 25 से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं। 25/8 सॉरी 200/8 25 होता है, 200/8 25 होता है, ये 200/7 है, उससे थोड़ा ज्यादा। क्लियर है ये? जल्दी बोलो। बोथ वाला भी आता है ना, आता है ना, बट इसके बाद देखेंगे अभी अपन, आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक और केस देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, काम करने का तरीका एक बार फिर समझेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, शाबाश, बीमारी का नाम। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आपने एक फास्ट डायग्राम ड्रॉ किया, ये क्या है? इसमें 100 सेंटीमीटर के क्लोज नहीं देख सकता, 100 सेंटीमीटर के क्लोज नहीं देख सकता, ये सही है, ये सही है। तो फार विजन सही है, फार विजन सही है, तो लॉन्ग साइटेड, फार साइटेड, हाइपरमेट्रोपिक नाम आ गया। ठीक है। अब
पास वाला विजन करेक्ट करना है, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला विजन करेक्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसकी इमेज वहां भेज दो जहां दिख सकती है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां भेज दो जहां वो देख सकता है। इज दिस ओके? बढ़िया। और क्या, तो यहां पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां शिफ्ट करना है। तो आप देखो 1/25, 4/25, 4/100, तो ये आ रहे हैं फोकल लेंथ 100/3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर और नॉट? कर लो आप एलसीएम लेके आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है बेटा, 3D बिल्कुल ठीक है, 3 डायप्टर बिल्कुल ठीक। अब यदि वो ये ग्लासेस पहन के रखता है तब रेंज बताओ, चैलेंज जल्दी बताओ। देखें, ये एम्स लेवल का मतलब नीट के लास्ट 5 को बिलोंग करता है, यदि मैं नहीं सिखाता हूं तो। ग्लास पहन के रखता है तो उसकी रेंज बताओ जल्दी। स्वास्तिक गलत, परियुल गलत, इशुबैन गलत, स्लाइटली लेस देन 100, देवांश प्रजापत एकदम ठीक, ऋतिक, देवेंद्र सही है बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग एकदम सही बता रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे अब इस पे। यदि वो ये लेंस पहन के रखता है तो बहुत ध्यान से सुनो, किसी भी कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऑब्जेक्ट F0 के अंदर अंदर हो तो ही वर्चुअल इमेज बनेगी, इसके आगे चले जाएगा तो फिर रियल इमेज बनेगी जो नहीं देख सकते आप। तो मैक्सिमम वो F0 पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी बनेगा, यहां तक देख सकता है। कितने तक? 33.33 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम यहां तक देख सकता है। और नियर विजन तो आपने करेक्ट कर ही दिया, 25 सेंटीमीटर का विजन तो आपने करेक्ट कर ही दिया है, उसी के लिए तो लेंस लगाया आपने। तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज वो 200 पे शिफ्ट कर देगा, सॉरी 100 पे शिफ्ट कर देगा, तो ये तो दिखेगा बिल्कुल। लेकिन इसके फोकस के आगे रखोगे ऑब्जेक्ट तो नहीं देख पाओगे। इज दिस क्लियर? रेंज ऐसे निकालते हैं, आगे बढ़े बेटा। एफ तक बिल्कुल ठीक है बेटा आदित्य। हाँ, जो फार विजन को करेक्ट करने वाला चश्मा वो कभी भी, सॉरी, इस विजन को करेक्ट करने वाला चश्मा कभी भी दूर की चीजों के लिए यूज कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पढ़ने वाला चश्मा दूर की चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, दूर की चीज वाला चश्मा फिर भी पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दूर रख के पढ़ लो। हाँ, इसीलिए सिर्फ काम आने पे लगाते हैं, बिल्कुल। रेंज बेटा देखो, 25 सेंटीमीटर वाला तो अपन ने करेक्ट किया, उसी के लिए लेंस लगाया, तो ये तो करेक्ट हो गया। लेकिन जो इसका फोकस है उसके आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो रियल इमेज बन जाएगी, हमको हमेशा वर्चुअल इमेज चाहिए, तो ये दिखना बंद हो जाएगी। तो मैक्सिमम फोकस तक देख सकता है। ठीक है सुहाना? चलिए, अब ये बायोलॉजी में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने अपना आधा अधूरा नॉलेज यहां लिख दिया है। ठीक है, आप किसको इंपॉर्टेंस देंगे? बायोलॉजी के टीचर्स को। ठीक है, लॉस इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईज ड्यू टू विच इट कैन नॉट change focal length effectively as required. Bifocal lens is used for its correction. It is in general age related issue. कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें बायोलॉजी के हिसाब से? जो मेरा पूरा फोकस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू का है। मायोपिया में रेंज बताई थी ना बेटा, आदित्य लेक्चर देख लेना। और फिर एस्टिग्मेटिज्म, दिस इज ड्यू टू लेंस इन, नो नो नो, लॉस लेंस नहीं है, दिस इज ड्यू टू लॉस इन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया और लेंस इन सम केसेस person suffering cannot clearly focus lines in either vertical or horizontal direction. Cylindrical lens is used for its correction. इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, है ही नहीं अपने सिलेबस में। लास्ट स्लाइड ले लीजिए बेटा जल्दी। दिशा, सत्यम, दुष्ट बच्चे हैं सब, दुष्टों की सेना बैठी है घर में।
ये स्लाइड ले ली बेटा। इसमें ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को यदि स्फेरिकल जो प्रोफाइल है उसमें लॉस है, तो या तो वो वर्टिकल लाइन ठीक से देखेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसी है उसको ऐसी या ऐसी डिस्टॉर्टेड देखेगा, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन सही देखेगा तो वर्टिकल लाइन में डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है श्रेयांश, श्रेयांश स नहीं है, श है, श्रेयांश। ठीक है बेटा, दोनों में से एक डायरेक्शन में ठीक देख पाएगा, दूसरे डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रेसबायोपिया में दोनों ही हो जाते हैं भाई, फार पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, नियर पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक क्वेश्चन उसका भी देख लो, पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। इसमें अपने को बीमारी का नाम बताना है और करेक्टिव लेंस सजेस्ट करना है। ठीक है, सुनो बेटा एक बार, सब कुछ इसमें रिवाइज हो जाएगा। नहीं नहीं, सिलेंड्रिकल लेंस अपने सिलेबस में नहीं बेटा, बस ये लास्ट केस है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ है, वो चैलेंज में दे दूंगा आपको। देखो, ये व्यक्ति 75 से 125 तक देख सकता है, तो उसका नियर विजन भी डिस्टर्ब्ड है, फार विजन भी, तो प्रेस बायोपिक। तो यदि अपने को नियर विजन करेक्ट करना, चलो नियर पे फोकस करते हैं। नियर विजन, ये आंख, और हमको 25 सेंटीमीटर वाला विजन करेक्ट करना, और 75 ऑनवर्ड्स देख सकता है, आगे देख सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज 75 पे भिजवा दो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये ऑब्जेक्ट -25, ये इमेज -75, क्योंकि रेज इधर चलेंगी। ठीक है, तो यहां कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। 3/75 एफ इज 75/2, 37.5। ठीक है, इज इज क्लियर? रिपीट हो रहा है। और यदि उसका फार विजन करेक्ट करना, भाई वो 125 के आगे नहीं देख सकता, इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट उसको दिखवाना है, तो उसकी इमेज यहां बनवा दो। ठीक है, वर्चुअल इमेज पास में लाना है तो कॉनकेव लेंस लगेगा, वर्चुअल इमेज पास में लाना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बायफोकल यूज करेगा। अब बायफोकल में एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं ना एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये ऊपर कॉनकेव रहेगा और नीचे जो है वो कॉनकेव लेंस रहेगा। एक ग्लास जो यूज करते हैं उसमें नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट रहता है, क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए अपन ऐसे सीधे दूर देखते हैं, पढ़ने वढ़ने के लिए अपन ऐसे नीचे से देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसमें नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स पार्ट रहेगा, ऊपर वाला पार्ट कॉनकेव पार्ट रहेगा। दिस इज ओके? अब इसमें 2-3 चैलेंज केसेस हैं। हम्म, एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जिसमें आंखों और लेंस के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। दोनों चैलेंज है आपके लिए, मॉड्यूल पूरा निपटाना आपको, ये चैलेंज है। अच्छा, अब जो बाकी है मंडे को थोड़ी सी थ्योरी है भाई, डायमंड क्यों स्पार्कल करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, और अर्ली राइजिंग ऑफ सन, लेट सेटिंग वगैरह वगैरह, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स, रेनबो वगैरह, ये अपन कवर करेंगे मंडे को, या मैं आपको ना प्रिंट आउट भेज दूंगा ग्रुप पे। एक तो ये, दूसरा सिर्फ एक कैमरा वाला टॉपिक वो छोड़ा मैंने, क्योंकि वो एम्स में आता है सिर्फ। तो लेट मी स्टडी दी सिलेबस, ये कभी वो नीट में आज तक नहीं पूछा गया, तो देखता हूं, यदि रिस्क कवर करना होगी तो मंडे को कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि कैमरा कहीं क्वेश्चन में आता है तो उसको छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, यू कैन सॉल्व ऑल दी न्यूमेरिक क्वेश्चंस। ठीक है, और थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं, स्पार्कलिंग है,
मिराज है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, मंडे को अपन कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आपको 2 मिनट का गाइडेंस, 2 मिनट नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 15 मिनट है, 5 मिनट और देख सकते, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये तो आप चैलेंज लेना, अंडरस्टैंडिंग वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड eyes is 2 centimeters. Person cannot see person can see only beyond 71 centimeters. Find corrective lens. मिनिमम पावर दे ही रखा है अजीत, मैक्सिमम पावर निकालना है। दीपांश देखते हैं बेटा, जल्दी से करो तो चैलेंज, जल्दी जल्दी जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन समझेंगे कैसे क्या करना आगे। नहीं ना हाइपर मेट्रोपिक हुआ ना तन्वी बेटा, दूर की चीजें देख सकता है, 71 सेंटीमीटर्स के आगे ही देख सकता है। दुष्ट तनु बहन, हाइपर, यस यस यस। तो अपने को 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट को दिखवाना है। देखें चैलेंज कितने लोग कर पाते हैं, फोकल लेंथ कितने लोग निकाल पाते हैं। गलती से मिस्टेक तनु बहन, गंदी कैलकुलेशन है तो बस आप एक्सप्रेशन लिख दो, 1/v 1/u 1/f में v और u लिख दो, बस बस v और u लिख दो। देखो ध्यान से, लेंस और आंखों के बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर्स। हम चाहते हैं कि इसको 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रखिए, ऑब्जेक्ट दिख जाए, ये ऑब्जेक्ट दिखवाना है। और आंखों से कितने डिस्टेंस तक देख सकता है, वो यहां से 71 सेंटीमीटर्स के बियॉन्ड देख सकता है। आराम से देखो, उस व्यक्ति को 71 सेंटीमीटर्स, ये पहले लेंस हटा दो, उसको 71 सेंटीमीटर्स के आगे ही दिख सकता है, और उसको दिखवाना 25। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां भिजवाना है, पहले तो ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां भिजवाना है, और लेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर कोऑर्डिनेट में माइनस साइन, तो u की जगह -23, v की जगह -69। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? अब आप पूरा मॉड्यूल लगाना, और मैं थोड़ा सा गाइडेंस आपको दे देता हूं कि अब आपको आज का जो दिन बाकी है, जितना भी आप यूज करते हो, आज का दिन, आज 12th है, 13th 14th ये आप ऑप्टिक्स के लिए देंगे, 15th 16th 17th आप एसीटी के लिए देंगे। यदि आप ये करंट टॉपिक डिस्टर्ब करते हैं तो बेटा आपके फाइनल मेडिकल एग्जाम में बहुत डेंट लगने वाला है। तो आज का दिन, और आप एक टारगेट रखो, जुनून के साथ पढ़ो। जो लोग जुनून के साथ काम करते, जुनून यानी जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी, तो वो जुनून पैदा करना पड़ता है।
बहुत सारे लोग मिस करते हैं, मतलब सुबह उठते हैं तो उनको वो एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। हम सुबह उठते हैं तो आई फील सो फुल ऑफ एनर्जी, क्या शानदार दिन है यार, आज ये करना है, आज वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जिनकी लाइफ में एक लक्ष्य रहता है, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना है, आज ये करना है, तो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। वो मिस करने के कारण आज आज इतना डिटेल में नहीं बता सकता, वो मैं आपको जब मैं मोटिवेशनल लेक्चर दूंगा ना, एसीटी के बाद अपन प्लान करेंगे तो बताऊंगा क्यों कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ लोग बहुत डल हो जाते हैं, उनको सुबह एक उठते ही नहीं बनता है। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, कोई मुझसे पूछता है कि सर आप क्या क्या बनना चाहते हैं, तो अब जो लक्ष्य रह गया है वो ये कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, इतना अच्छा इंसान कि कोई मेरे मुंह पे थूक भी दे तो गुस्सा ना आए उसके ऊपर। हाँ, भले से मैं उसको डांटूं, उसी से सख्ती से पेश आऊं, लेकिन मेरे मन में उसके लिए गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि मान लो कोई स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया, आज होमवर्क करके नहीं आया, अगले दिन फिर नहीं करके आया, फिर नहीं करके आया, तो अब कोई टीचर नाराज हो जाएंगे। पहले मैं नाराज हो जाता था और बहुत गुस्से में उसके साथ मैं डील करता था, पिटाई भी कर देता था। लेकिन अब ये चेंज आ गया है कि अब मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं यार, ये बार बार गड़बड़ कर रहा है, अब ये अपना नुकसान कर रहा है, अब इसको ट्रैक पे लाने के लिए इसकी पिटाई करना जरूरी है। तो आई एम कूल इनसाइड, उसके लिए मन में एक अच्छी भावना है कि नहीं, इसको करेक्ट करना, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। और अब सख्ती से पेश आएंगे उसके साथ, बहुत सख्ती से, खतरनाक सख्ती से, पूरी क्लास कांप जाएगी, और बाहर निकल के हंसते हुए बाहर निकल गए, अरे आज तो निपटा दिया उसको। तो ऐसा बनना चाहिए, मतलब ये गोल है कि सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई लालच नहीं, और बहुत अच्छी जिंदगी जीना, ऐसा नहीं कि संन्यास लेना है। ठीक है, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आई मेडिटेट अलॉट। तो सुबह 4 बजे में उठ जाता हूँ, मैं 1 बजे सो रहा हूँ, 1:30 बजे सो रहा हूँ, डजेंट मैटर, आई गेट अ 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई फील सो फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज देर इज अ टारगेट इन द लाइफ, और उसको अचीव करने में कई बार सक्सेस मिलती है। मतलब वो जो दिन का टारगेट आप सेट करते हो उसमें कई बार सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो जो नहीं मिलती है उसको ज्यादा माइंड नहीं करता हूं, बिकॉज आई एक्सेप्ट माई वीकनेसेस। आप भी अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करें कि यार आज नहीं पढ़ पाया दिन भर, तो अगले दिन उसका गिल्ट अपने को डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है यार, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई, आज जो गलती हुई, रात को सोने के पहले जज कर लिया कि ये गलती हुई, कल अवॉइड करेंगे, कल फिर हो गई, फिर कोशिश करेंगे। तो जो आदमी सफल होना चाहता है वो एक अटेम्प्ट देके सफल बहुत मुश्किल है होना, उसको बार बार अटेम्प्ट देना है। रोज उठो, प्लान करो, आज ये करेंगे, नहीं कर पाए अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेज तक। जुनून होना चाहिए, मेरे को करना है, और कुछ गड़बड़ हुई, अगले दिन फिर उसको कोशिश करेंगे कि ना करें, फिर अगले दिन कोशिश करेंगे, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जुनून के साथ आपको ये 2 दिन, आज का तो आधा दिन, 1:30 बाकी है भाई, ऑप्टिक्स पूरा निपटाना आपको। ठीक है, लेक्चर कंटेंट और मॉड्यूल, ज्यादा काम नहीं है, उसके बाद आप लगो इसमें। ठीक है, क्योंकि आपकी छुट्टी तो यहाँ ये 2 दिन, और आप, मैं आपको इधर ज्यादा लोड नहीं दूंगा, इधर ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको जीरो होमवर्क दूंगा, आप पूछो, डाउट्स पूछो, आप रिवीजन करो, आई विल नॉट पुट एनी एक्स्ट्रा लोड। ठीक है, तो लगना इस तरीके से, और हिम्मत नहीं हारना, अभी तक जो भी हुआ इट विल नॉट मैटर। ये मैं बताऊंगा कैसे आपको इतना गजब फील होने वाला है एसीटी के बाद, जब आपको झटका लगेगा कि नहीं यार, अभी किला जीता जा सकता है। ठीक है, और बैलेंस मेंटेन करना है। ये 3 दिन यदि आपने अच्छे से यूज कर लिए तो आपकी तैयारी को एक नया चेहरा मिल जाएगा, एक नई एनर्जी आ जाएगी, बैकलॉग निपटा दो पूरा। ठीक है, और शाम को थोड़ा एंजॉय भी करो। ऐसा मत करो कि दिन भर पढ़ना 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 है, तो फिर आप अगले दिन पढ़ नहीं पाओगे, सेचुरेशन मत आने दो। बीच बीच में मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। जब भी आप पढ़ाई करते करते थक गए तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए सांस का काम करके मन को वापस से शांत कर लो, फोकस कर लो, फिर पढ़ो। फिर मन फैलने लगा, डिस्टर्ब हो रहा है, फिर शांत कर लो, फिर पढ़ो। तो आप देखोगे कि आप बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरह से करना है। दीपांश, सारी स्लाइड्स नहीं, एक आध कोई स्लाइड बोलोगे तो बता दूंगा, थोड़ा पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए दीपांश। झटका लग सकता है बेटा, 2 दिन यूज हो पाएगा, प्लीज वन फर्स्ट स्लाइड बता दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट स्लाइड बता देता हूँ। दीपांश को स्पेसिफिक स्लाइड, बाकी लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग। ठीक है,
दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पूरा जीवन दिवाली के जैसा जगमग रहे, उसके लिए एनर्जी इकट्ठी करो। और खुश रहने के लिए कल का वेट मत करो। आज की एफर्ट यदि सेटिस्फैक्ट्री है तो बस कल की चिंता मत करो। आज जो काम करना था वो अच्छे से किया, तो कल क्या होने वाला उसकी चिंता मत करो, आज को जियो। नहीं तो जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे कि कल ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, कल ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, कभी नहीं आने वाला कल। ठीक है? खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। सबको हैप्पी दिवाली बेटा। कल से छुट्टी है ना बेटा? 2 दिन की दिवाली की छुट्टी, एक संडे हो गया। लास्ट स्लाइड। सब दिखा रहा हूँ बेटा, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, एकदम फटाफट फटाफट हाथ चलाओ। खुश रहो बेटा। हाँ तिशा, क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, आप बोलोगे थोड़ी, इसलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। हैप्पी दिवाली बेटा। चलो ये तो कल की स्लाइड्स।